गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्रैश कोर्स के लिए आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा टॉपिक है क्रैश कोर्स के लिए, जेईई मेंस के लिए। स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, कोई भी जो सीक्वेंस होती है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ टर्म्स, हमारे पास कुछ भी टर्म्स हैं समथिंग लाइक आई हैव टेकन 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। तो इनकी टर्म्स में एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है, ऑल आर एट ए डिफरेंस ऑफ 3। तो अगर कोई भी सीरीज है उसकी टर्म्स के बीच में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है दैट इट इज नोन एज सीक्वेंस। अब जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज या प्रोग्रेशंस में जो पहला पॉइंट कवर करते हैं दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। आसान टॉपिक। कोई भी एपी एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। जैसे कि मैंने यही एग्जांपल लिया था 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। हर एक टर्म इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट मीन्स कांस्टेंट। इस केस में +3 है। जो दिस टर्म इज नोन एज फर्स्ट टर्म एंड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए। एंड जो डिफरेंस इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स डिफरेंस है दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय डी। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो कॉमन डिफरेंस है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, बस ये इमेजिनरी नंबर्स में पॉसिबल नहीं होता है। इट कैन बी 0 आल्सो। अगर ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाती है तो सीरीज बिकम समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन। इट इज नोन एज कांस्टेंट सीरीज बट कैन बी 0। तो कोई भी अगर हमारे पास एपी है, इसके हमें कोई भी जनरल टर्म निकालनी है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसकी जो nth टर्म होगी जनरल टर्म को हम मान लेते हैं ना, टर्म से डिनोट कर लेते हैं, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके थ्रू हम कोई भी टर्म इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाई ऑफ एन एपी इज गिवन बाई सम जो होता है दैट इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट इज अ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। या जो n टर्म्स तक का सम है वो इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, n/2 टाइम्स a प्लस एल। a प्लस एल मीन्स फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म। जनरल बेसिक तरीका है। एक दो आसान से क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। जनरल टर्म और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लेते हैं यही एक सीरीज है हमारे पास 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। He says find its 20th term can be calculated। a हमारे पास 1 है, d की वैल्यू if we check 3 और n जो मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज 20। n टर्म मैंने अप्लाई किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इट कम्स 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 3, तो इट इज 58 एंड इट इज द आंसर। तो किसी भी एपी की जो जनरल टर्म है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एपी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं इस पे। इफ इट इज x प्लस 1, 3x एंड 4x प्लस 2 are 3 consecutive terms of an AP. Then he is asking you find x. x कितना होगा? अगर कोई भी 3 टर्म्स AP में होती हैं तो हमेशा ध्यान रखो 2 टाइम्स द मिडिल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम 2। तो इसके बेस पे हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू, हियर इट इज 5x प्लस 3, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। ध्यान रखो इफ देयर आर 3 टर्म्स विच आर इन एपी, इफ a b c आर इन एपी, तो वी कैन डायरेक्टली यूज 2b इज इक्वल टू a प्लस c। एक और क्वेश्चन करते हैं। Let we are taking a question from Avril's book. The sum of first 4 terms
मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन EP is 56 and sum of last 4 terms is 112. He says if the first term is 11, find number of terms. If first term is 11, find number of terms. एक आसान सा क्वेश्चन मैंने पिक किया है, उस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम पिक करके लिख लेते हैं। तो उसने हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, ही हैज गिवन यू फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 11। मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज डी। अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो इसकी जो सेकेंड टर्म होगी दैट वुड बी ए प्लस डी। ए पी वुड बी समथिंग लाइक ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ही सेज सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, किसी भी 4 टर्म्स का सम जो है 56 है। तो मैं 4 टर्म्स एज्यूम कर लेता हूँ, ए प्लस डी, इससे निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसानी है। a plus 3d and it is given to you 56. We are having a is equal to 11. तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू रखता हूँ तो we can find out d here. तो अगर मैं a को 11 रख देता हूँ तो it is 4a plus 6d is equal to 56. तो a से अगर मैं इसमें a is equal to 11 पुट करता हूँ तो we get d is equal to 2. अगर मेरे पास d की वैल्यू आ जाती है तो हम इससे लास्ट की 4 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। जो AP है उसकी लास्ट टर्म होगी would be a plus n minus 1 into d. Second last term, it would be a plus n minus 2 into d, a plus n minus 3 into d and something a plus n minus 4 into d. It would be the last 4 terms. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन चारों टर्म्स का जो सम है that is 112. अगर इन चारों टर्म्स का सम 112 है, हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो इफ़ वी सिंप्लीफाई, तो अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ तो इट कम्स 4a प्लस d को मैंने कॉमन ले लिया, इट इज़ 4n माइनस 10 की वैल्यू 112। a हमारे पास 2 है, 11 है, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से n कैन बी कैलकुलेटेड, n आ जाता है मेरे पास 11। तो इट इज़ अ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन EP। तो बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करना हमने देखा है, आसान फॉर्मूले हैं, हम कोई सी भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एन टर्म्स का सम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन EP के ऊपर। He says if sum of first n terms of 2 APs are in ratio 7n plus 1 ratio 4n plus 27. Find ratio of their 11 terms. Find ratio of their 11th terms. इसे दो APs हैं हमारे पास, दो सीरीज हैं। वो कहता है कि इनकी n टर्म्स का जो सम है, सम का रेशियो में दिया हुआ है, तो 11 टर्म्स का रेशियो चाहिए। यानी कि ये हैज़ गिवन यू, अगर मैं दो APs के n टर्म्स का सम मान लूँ तो उनका जो रेशियो है, मैंने दूसरी वाली सीरीज़ के लिए डैश मान लिया ये, तो ये वी हैव गिवन 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27 एंड ही इज आस्किंग यू फाइंड
11th टर्म का रेशो इट इज ही इज आस्किंग फॉर। पहली सीरीज को मैंने डायरेक्टली एसएन माना है और दूसरी सीरीज को मैंने डैश करके मान लिया। तो हमें दो सीरीज की एन टर्म्स का सम का रेशो दिया हुआ है एंड ही इज आस्किंग यू फाइंड द रेशो ऑफ देयर 11 टर्म्स। अगर हम ये देखना चाहें कि वो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैंने फर्स्ट टर्म की जो फर्स्ट सीरीज है उसकी पहली टर्म को मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को डी एज्यूम कर लिया। जो सेकंड सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म को मैंने ए डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, कॉमन डिफरेंस को डी डैश मान लिया। तो वी सी कि वो हमसे क्या पूछा है, 11th टर्म मीन्स ही इज आस्किंग यू ए प्लस 10d रेशो ए डैश प्लस 10d डैश कितना होगा। ही इज आस्किंग यू दिस वन। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। सम ऑफ n टर्म्स n by 2 2a plus n minus 1 into d ratio n by 2 2a dash plus n minus 1 d dash की वैल्यू he has given you 7n plus 1 upon 4n plus 27। इससे होगा क्या कि n by 2 कैंसिल हो जाएगा और मैं अगर 2 से भी डिवाइड कर देता हूँ तो वी आर हैविंग a plus n minus 1 by 2d upon a dash plus n minus 1 by 2 d dash की वैल्यू what we get 7n plus 1 upon 4n plus 27। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर ये n minus 1 by 2 की वैल्यू 10 हो जाती है इस जगह पर, अगर ये n minus 1 by 2 की वैल्यू 10 हो जाती है तो वी गेट द रिक्वायर्ड सीरीज। अब ये वैल्यू 10 कब हो पाएगी, अगर मैं इस पूरी सीरीज में n की जगह पर 21 रिप्लेस करा दूं। इफ n वुड बी 21 इट इज 21 माइनस 1 20 by 2 इट इज 10। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में रिप्लेस करा दिया, रिप्लेस n बराबर 21। अगर मैं n इक्वल टू 21 इसमें रिप्लेस कराता हूँ इस वाले क्वेश्चन में तो इट बिकम्स a प्लस 10d अपॉन a डैश प्लस 10d डैश इज इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो इन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो ये मेरे पास 11th टर्म का रेशियो है। a प्लस 10d इज t11, a डैश प्लस 10d डैश इज t11 डैश सेकेंड टर्म, और वहाँ पे राइट साइड में जो भी इवेल्युएट करके हमारे पास आता है। तो इफ वी कैलकुलेट तो मेरे पास 11th टर्म का जो रेशियो आता है दैट इज 4/3। आई थिंक सो कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम n टर्म्स का सम या कोई भी टर्म कैलकुलेट करना हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन करके देखते हैं किसी भी एपी में। एक टर्म यूज होती है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी दो टर्म्स a एंड b, अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाय a प्लस b by 2, इट इज योर अर्थमेटिक मीन। लेकिन इफ यू सेक अगर मेरे पास ज़्यादा टर्म्स हों a b c d एंड सो ऑन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन सारी टर्म्स का सम a प्लस b प्लस c प्लस d, लेट से 4 ही टर्म्स हैं अपॉन 4। दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जो जनरल हम मीन कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन। एक्चुअली अर्थमेटिक मीन समटाइम्स वो कहता है कि मेरे पास एक नंबर है 3 और 21, तो अगर वो कहता है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इट इज गिवन बाई 3 प्लस 21 बाई 2, वट एवर यू गेट इट इज 12। लेकिन समटाइम्स ही सेज कि इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 21।
अगर मुझे 3 और 21 के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कराना है, और इन जनरल हम जनरल ले लेते हैं, इस इज इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कराना है। एक्चुअली व्हेनेवर ही सेज कि दैट इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ही इज मीनिंग अबाउट कि वी आर हैविंग टू टर्म्स a एंड b, इसके बीच में मुझे वी हैव टू प्लेस n टर्म्स, लेट्स से a1 a2 a3 टिल an, सो दैट दिस कंप्लीट सीरीज रिजल्ट्स टू एन ap। अगर ये सारी सीरीज AP बनती है देन वी से दैट वी हैव इंसर्टेड n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हियर फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म वी आर हैविंग b, एंड नंबर ऑफ टर्म्स वी आर हैविंग n plus 2। a and b two terms and there are n arithmetic means between these two। तो अगर मेरे पास ये फर्स्ट टर्म मिल जाती है, लास्ट टर्म मिल जाती है, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाती हैं, देन यूजिंग tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से tn मीन्स b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो a ही है, n माइनस 1 मीन्स n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ से d कैलकुलेट कर सकते हैं, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, एंड रिमेंबर दिस। अगर मेरे पास a और b कोई सी दो टर्म्स हैं और उसके बीच में मुझे n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कराना है, तो उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है दैट वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट, इट इज b माइनस a अपॉन n प्लस 1। रिमेंबर इट, n इज नॉट द नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, जितने अरिथमेटिक मीन्स हमने इसके बीच में इंसर्ट कराए हैं। तो जब हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हम इस वाले जनरल मेथड को फॉलो करें, ये जनरल तरीका है। मुझे मालूम है कि अगर a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कराते हैं तो d की वैल्यू ये होती है समथिंग लाइक दिस वन। ही सेज इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 21। तो मैं 3 और 21 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करा रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या होगा कि d तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ, इट इज 21 माइनस 3 अपॉन 5 n प्लस 1, जितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कराते हैं प्लस 1, तो इट वुड बी 18/5। ये तो आ गया मेरे पास d। अब ये है मेरे पास a 3, इट इज 21, it is a1 a2 a3 and a4, we are having 4 अरिथमेटिक मीन्स। तो a1 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, it is 3 प्लस d। a1 में प्लस d करेंगे तो a2 एंड a3 एंड a4 एंड समथिंग लाइक दिस। हम जितने भी अरिथमेटिक मीन्स हैं उन सबको इंसर्ट करा सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखो, समटाइम्स हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें कुछ टर्म्स को एज्यूम करने की जरूरत पड़ती है विच आर इन AP, जैसे कि अगर वो कभी कहता है कि एज्यूम 3 टर्म्स विच आर इन AP, तो कभी भी अगर मुझे 3 टर्म्स को एज्यूम करना पड़ता है इन एन AP, तो वी ऑलवेज एज्यूम a माइनस डी a प्लस डी। अगर 4 टर्म्स को एज्यूम करना पड़ता है देन वी आर हैविंग a प्लस 3d a प्लस d a माइनस d एंड a माइनस 3d a प्लस 3d। 5 टर्म्स को एज्यूम करना पड़ता है, वी एज्यूम a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। लेकिन इस वाले केस में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम टर्म्स को इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि a जो है दैट इज़ नॉट द फर्स्ट टर्म एंड d जो है दैट इज़ नॉट द कॉमन डिफरेंस। इसका फ़ायदा क्या होता है, इफ़ ही सेज कि देयर आर इन ए ट्रायंगल, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा लिया, इन ए ट्रायंगल angles are in AP and largest angle is double the least। उसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। तो जब किसी ट्रायंगल के एंगल्स AP में है और किसी भी ट्रायंगल में देयर आर ओनली 3 एंगल्स, तो मैं उन एंगल्स को एज्यूम कर लेता हूँ। लेट से मैंने एज्यूम कर लिया एंगल्स आर a माइनस डी a एंड a प्लस डी। तो वी आर हैविंग सम, मुझे मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 होता है, तो इससे मेरे पास d कैंसिल हो जाता है और a की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है 60।
अगर ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ही इज सेइंग कि लार्जेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, लार्जेस्ट एंगल डबल द लीस्ट मींस ए प्लस डी, जो कि लार्जेस्ट एंगल इज 2 टाइम्स लीस्ट के बराबर है। ए को अगर मैं 60 डिग्री रख देता हूं तो वी कैन फाइंड आउट डी फ्रॉम हियर। अगर मुझे डी मिल जाता है तो डी आ जाएगा हमारे पास 40, डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20, तो इससे वन एंगल बिकम्स 40, इट इज 60 एंड द लास्ट वन इज 80। लेकिन जब भी मैं टर्म्स को a माइनस डी, ए प्लस डी रखता हूँ या a माइनस 3d, ए प्लस डी इस टाइप से एज्यूम करता हूँ, तो ये तो क्लियर है कि मेरे पास a की वैल्यू डायरेक्टली आए थे। लेकिन ये तब आता है, इस टाइप से एज्यूम करने का फायदा केवल तभी होगा आपके पास जब आपको सम ऑफ टर्म्स मालूम हो। अगर आपको सम ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है तो इन चक्करों में बिल्कुल भी हमें नहीं पढ़ना है। हम डायरेक्टली एज्यूम करते हैं टर्म्स को a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। यानी कि स्पेशल टाइप से टर्म्स को एज्यूम करने का फायदा केवल और केवल तभी है जब हमारे पास जो टर्म्स हैं उन टर्म्स का सम गिवन होता है। अगर सम नहीं मालूम है तो इस टाइप से एज्यूम करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं हम हमारे पास कि देयर आर 4 टर्म्स इन एन एपी। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देयर आर 4 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 20। 4 terms in AP whose sum is 20 and sum of squares is 120. Asking find the middle terms. तो अगर 4 टर्म्स की बात कर रहा है AP में और सम उसने दिया हुआ है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो टर्म्स हैं दे आर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। और वो कहता है कि इन सब का सम a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d जो है वो है 20 के बराबर। अगर ये 20 के बराबर है, d कैंसिल हो गया हमारे पास और ये 4a की वैल्यू 20, तो इससे मेरे पास a आ जाता है 5। अगर a की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, ही से सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स मीन्स a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 120। a वी आर हैविंग, वी कैन फाइंड आउट d फ्रॉम हियर। अगर मैं यहाँ से d कैलकुलेट करता हूँ, a की वैल्यू को 5 रिप्लेस करा देता हूँ, इसमें रिप्लेस कराते हैं तो d वी गेट प्लस माइनस 1। a भी है मेरे पास, d भी है, तो सारी टर्म्स ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। दीज आर द 4 टर्म्स। तो लेकिन इस वाले तरीके से एज्यूम करने का फायदा केवल और केवल कब, जब मेरे पास सम ऑफ टर्म्स मालूम है, तभी फायदा है, अदरवाइज नहीं है कोई फायदा। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। अगर कोई भी टर्म्स एपी में होती हैं, देयर आर n टर्म्स इन एन एपी, if there are n terms in an AP, अगर किसी भी AP में हमारे पास n टर्म्स होती हैं तो वी आर हैविंग, मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 एंड टिल AN। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम हर एक टर्म में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3 और एनीथिंग, तो जो रिजल्टिंग सीरीज मिलती है दैट इज अगेन रिमेन्स इन एपी विद द कॉमन डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय दैट नंबर। लेकिन अगर हम किसी भी एपी की हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो जो रिजल्टिंग सीरीज मिलती है वो भी एपी में होती है, बट विद द सेम कॉमन डिफरेंस। तब कॉमन डिफरेंस पे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन डिफरेंस पे केवल फर्क कब पड़ता है हमारे पास, जब हर एक टर्म को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है। एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी एपी की हम कोई सी भी 2 टर्म्स लेते हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स, समथिंग 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम एंड, इन सब का जो सम होता है एन टी एन प्लस टी एन डैश, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम एंड, 2 टर्म्स हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स, इनका जो सम होता है हमेशा a प्लस एल के बराबर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट
टर्म्स हैं। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में जेईई मेंस में हमारे पास आया हुआ था। ही वाज सेइंग कि देयर आर 24 टर्म्स, A1, A2, A3 till A24 आर इन AP, दीज आर द टर्म्स ऑफ एन AP। और उसने कुछ वैल्यूज हमें प्रोवाइड की थी। ही वाज सेइंग A1 plus A5, A1 plus A5, A10 plus A15 plus A20 plus A24 की वैल्यू he has given you 2 to 5. Then he was asking you find sum of complete series. Find sum of complete series. तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, A1 and A24, it is first term, it is last term. A1 is the first term, A24 is the last term. A5 plus A20, A5 is fifth term from starting, A20 is fifth term from last. दोनों टर्म्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये भी फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर है। और A10 प्लस A15 अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज 10th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड इट इज 10th टर्म फ्रॉम एंड। तो देयर आर 3 पेयर्स, हमारे पास 3 पेयर्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो इस गिवन सीरीज को कुछ हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इट इज 3 टाइम्स फर्स्ट प्लस लास्ट एंड इट इज गिवन टू 225। तो इससे मेरे पास फर्स्ट प्लस लास्ट की वैल्यू आ जाती है 75, अगर उस सीरीज की फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म L है। सम ऑफ सीरीज, सम हमें मालूम है, डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, नंबर ऑफ टर्म्स 24/2 इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट की वैल्यू 75, रिजल्ट गिव्स यू 900। तो अगर मेरे पास ये कंसेप्ट मुझे मालूम है, ये वाला कंसेप्ट कि कोई भी AP है, अगर उसकी कोई सी भी हम 2 टर्म्स को पिक कर लेते हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स, जो दोनों किनारों से बराबर दूरी पर होती हैं, तो उस सीरीज का जो सम है वो उन दोनों टर्म्स का जो सम होता है वो हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर होता है। AP में अभी इतना ही करते हैं, आगे पढ़ते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि AP में हमारे पास हर एक टर्म ऑब्टेंड होती है बाय एडिंग ए कांस्टेंट इन द प्रीवियस टर्म। सिमिलरली GP जो होती है एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एवरी टर्म इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग बाय द कांस्टेंट इन द प्रीवियस टर्म। अगर हम हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, जैसे कि एक टर्म 1 है, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं तो ये जो रिजल्टिंग सीरीज मिलती है इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगेन इट इज फर्स्ट टर्म और इसको भी हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं A से, और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R। वैसे अगर हम किसी भी सीरीज में कॉमन रेशियो को नहीं पहचान पाते हैं तो कॉमन रेशियो को पहचानना एक आसान सा तरीका है, किसी भी टर्म को हम पिक कर लेते हैं डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म। R जो होता है पिक एनी टर्म अपॉन इट्स ए प्रीवियस टर्म, तो उससे कॉमन रेशियो की वैल्यू आती है। ऐसे ही कॉमन रेशियो जो है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, समथिंग लाइक। एक बहुत ध्यान रखने वाली बात, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं या सारी टर्म्स नेगेटिव हैं तो उस सीरीज का कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा। फिर से सुनो, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं या सारी टर्म्स नेगेटिव हैं तो जो कॉमन रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है। और अगर किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स जो हैं वो अल्टरनेट प्लस माइनस होती हैं तो जो कॉमन रेशियो है वो नेगेटिव होता है। तो इससे हमें काफ़ी फर्क पड़ता है। कभी कभी जैसे R की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाती हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमारे पास आ गया R = +-2, तो वैलिडिटी कि +2 वैलिड होगा या -2 वैलिड होगा ये डिपेंड करेगा कि उस सीरीज की टर्म्स कैसी हैं। अगर सारी पॉजिटिव हैं सारी नेगेटिव हैं तो +2 वैलिड है, और अगर टर्म्स अल्टरनेट प्लस माइनस हैं तो -2 वैलिड है।
किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म एज वी ऑल नो कैन बी गिवन बाई a इंटू आर रेज टू पावर n-1। सम की बात कर लेते हैं। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है, अगर मैं n टर्म्स के सम की बात करता हूँ तो इट इज़ a इंटू आर रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1। लेकिन ये कब होता है? जब न्यूमेरिकली r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। Sum of n terms can also be find out a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r, लेकिन कब है? जब न्यूमेरिकली r की वैल्यू 1 से छोटी होती है। एक और होती है हमारे पास इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि सभी 12th क्लास बच्चे हैं तो हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इनफाइनाइट जीपी वो होती है जो इनफाइनाइट तक नेवर एंडिंग होती है। समथिंग 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। अगर कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट जा रही है हमारे पास, तो उसका भी सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन बाई a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन ये केवल तब पॉसिबल होता है जब न्यूमेरिकली r की वैल्यू 1 से छोटी होती है। वो इस वजह से कि अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो आने वाली टर्म्स होती हैं, जब हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं r से r स्क्वायर, r क्यूब, या इस टाइप से हम आगे r से मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, तो जो टर्म्स हैं वो और भी ज़्यादा छोटी होती चली जाती हैं। अगर टर्म्स छोटी होती चली जाएंगी तो हम मान सकते हैं कि जो हमारी सीरीज़ है एक पॉइंट पे जाके कंजर्व हो रही है। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जैसे कि इस सीरीज़ में, तो टर्म्स बड़ी होती जा रही हैं, और बड़ी होती जा रही हैं तो सीरीज़ फैलती जा रही है। तो अगर सीरीज़ फैलती जा रही है तो हम उसका इनफाइनाइट तक का सम नहीं निकाल सकते हैं। हम कुछ लिमिटेड टर्म्स का ही सम निकाल सकते हैं जो इससे आ जाएगा। और लेकिन अगर सीरीज़ में छोटी होती जा रही है, अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो छोटी होती जा रही है, तो हम मानते हैं कि सीरीज जो है एक पॉइंट पे आकर कंजर्व हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम इनफाइनाइट जीपी का भी सम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं हम इनफाइनाइट जीपी या जीपी के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, जीपी के क्वेश्चंस एपी के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगली की क्लास की बुक से ही हम एक दो क्वेश्चंस इसमें से पिक कर लेते हैं जीपी के ऊपर। He is saying the first term of an infinite decreasing GP is unity। उसने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, he is saying if first term of an infinitely decreasing GP is unity and its sum is S। and its sum is S। Find the sum of squares of the sums। और उसने 4 ऑप्शंस दे दिए। He has given you S upon 2s minus 1, S square upon 2s minus 1, S upon 2 minus S and S square। ये 4 ऑप्शंस हैं। देखते हैं। वो कहता है कि कोई भी इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी, यानी कि हमारी जीपी इनफाइनाइट तक जा रही है, डिक्रीजिंग का मतलब उसका कॉमन रेशियो 1 से कम है, यानी कि टर्म्स छोटी होती जा रही हैं। वो कहता है फर्स्ट टर्म इज यूनिटी। हमें मालूम है कि हमारी जो सीरीज है समथिंग लाइक ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इट इज़ इनफाइनाइट। और इसमें मुझे ए की वैल्यू 1 दी है और जो सम है, सम की वैल्यू एस उसने दी है। सम का मतलब हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर, ये वैल्यू हमें एस दी है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो हम इससे आर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई एस, तो आर यहाँ से आ जाता है मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन एस, दैट मीन्स एस माइनस 1 अपॉन एस, इट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। ये आ गया मेरे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू।
नाउ ही इज आस्किंग यू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स, जो अगर टर्म्स हैं मैं उनको स्क्वायर्स करके सम करूं, यानी कि ही इज आस्किंग यू ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ये सम ही इज आस्किंग यू। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो भी एक इनफाइनाइट जीपी है, और उस इनफाइनाइट जीपी में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए स्क्वायर का मतलब 1 ही हो गया, और जो इसका कॉमन रेशियो चल रहा है दैट इज आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो जो इसका सम आएगा दैट वुड बी ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर मीन्स मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, इट इज एस माइनस 1 अपॉन एस होल स्क्वायर एंड वी कैन सिंप्लीफाई इट। तो मेरे पास जो भी इनफाइनाइट जीपी आती है उसका सम, हमें इनफाइनाइट जीपी का सम कैलकुलेट करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो कॉमन रेशियो है वो न्यूमेरिकली 1 से छोटा होना चाहिए। एक तो क्वेश्चंस और करते हैं हम जीपी के ऊपर। दिस इज एक आसान सा क्वेश्चन लिया मैंने जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से। He says fifth term of a GP is 2, कोई भी GP है, fifth term of a GP is 2, किसी भी GP की जो फिफ्थ टर्म है वो 2 के बराबर है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स, इसकी 9 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए मुझे। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी सीरीज है वो कुछ इस टाइप से है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। मैंने एज्यूम कर लिया कि हमारी सीरीज कुछ इस टाइप से। फिफ्थ टर्म का मतलब होगा ए आर की पावर 4 एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू अस 2, ये वैल्यू मुझे 2 गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स मीन्स वी आर रिक्वायरिंग ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब टिल द 9th टर्म इट वुड बी ए आर रेज़ टू पावर 8। इट इज अ 9 टर्म। इनका प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब हो गया वी आर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज 9 टर्म्स। तो ध्यान से हम देखते हैं तो इट इज ए की पावर 9 इंटू, अगर मैं आर की बात करता हूँ तो इट इज 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक 8 तक। तो इट इज समथिंग, अगर मैं इसको 8 तक जोड़ देता हूँ एपी के सम से आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4 × 9 इट इज 36। तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इट इज, अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज ए आर रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 9, द रिजल्ट बिकम्स 2 रेज़ टू पावर 9। तो इनफाइनाइट जीपी का सम जो है वो बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। बस एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो जो इसमें कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। ही सेज इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन consisting of positive terms, he says each term equals sum of next 2 terms. Each term equals sum of next 2 terms. फाइंड कॉमन रेशियो, इसके कॉमन रेशियो को पूछा। इट वाज इन ट्रिपल ई 2007, ये 2007 का क्वेश्चन है। वो कहता है पॉजिटिव टर्म्स हैं किसी भी इनफाइनाइट जीपी में, ईच टर्म इक्वल सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स। यानी कि अगर मैं सीरीज को कुछ ऐसा मान लेता हूँ ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ही सेज ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स। इसमें ए की वैल्यू कुछ भी हो, 0 तो नहीं है पॉसिबल,
तो इससे अगर मैं ए कैंसिल कर देता हूँ तो वी आर हैविंग आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे आर की वैल्यू आ जाती है, हमने फॉर्मूला लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2a। मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया तो आर की मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। तो आर की जो मेरे पास दो वैल्यूज आई दैट इज समथिंग आर इक्वल टू आया माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2। अब ध्यान देने वाली बात है, आर की दो वैल्यूज आई हैं, वैलिडिटी वो कहता है कि पॉजिटिव टर्म्स हैं जीपी में, अगर किसी भी जीपी में पॉजिटिव टर्म्स हैं तो उसका कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव टर्म्स के केस में भी पॉजिटिव ही होगा। कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है इफ देयर आर टर्म्स अल्टरनेट प्लस माइनस। तो ये वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी है, बट ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। रूट 5 का मतलब होता है लगभग 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 अपॉन 2। इट इज पॉजिटिव वैल्यू लेकिन इट इज नेगेटिव। पॉजिटिव टर्म होने की वजह से ये एप्लीकेबल नहीं है, तो जो कॉमन रेशियो की फाइनल वैल्यू होगी दैट वुड बी रूट 5 माइनस 1 बाई 2। इट वुड बी द आंसर। तो हमें किसी भी जीपी में किस टाइप की टर्म्स हैं इस टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना। अगर हम किसी भी ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, तो किसी भी जीपी अगर कोई भी दो टर्म्स हैं ए और बी पॉजिटिव टर्म्स, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। लेकिन अगर ज़्यादा टर्म्स हो, एक से ज़्यादा टर्म्स हो, मान लेते हैं 3 टर्म्स हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन इट वुड बी इन सबका प्रोडक्ट रेज टू पावर 1/3 और समथिंग इसी टाइप से जितनी भी हमारे पास टर्म्स होती हैं। लेकिन इफ ही सेज इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, अगर मुझे a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, समथिंग लाइक a एंड b देयर आर 2 नंबर्स एंड वी हैव टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स g1 g2 g3 अप टू gn, वी हैव टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन दिस टू। तो ध्यान से अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म हमारे पास b है और नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दे आर n+2, दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये n+2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, n इज व्हाट, n ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड, n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करें हैं, 2 टर्म्स और हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। और अगर मैं tn इक्वल टू अप्लाई करा देता हूँ a इंटू आर रेज टू पावर n-1, इट इज b इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n+2 -1, तो इससे r की वैल्यू आ जाती है, इट इज b अपॉन a रेज टू पावर 1 अपॉन n+1 एंड रिमेंबर दिस पॉइंट। किसी भी ज्योमेट्रिक मेरे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में अगर मुझे n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना होता है तो मैं डायरेक्टली कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ, मुझे जनरल प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जेईई मेंस में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको जनरल प्रोसेस से करें। आप डायरेक्टली इसको ध्यान रखो, r की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली है, r की वैल्यू डायरेक्टली है तो रेशियो आ जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट टर्म में हर एक टर्म में r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास g1 आ जाएगा, इसमें r से मल्टीप्लाई दोबारा करा देता हूँ, g2 आ जाएगा, g3 एंड सो ऑन। हम सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दैट इज HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई एक स्पेशल सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी इन रेसिप्रोकल। मतलब जैसे अगर मैं एक एपी की बात कर लेता हूँ, एक एपी है समथिंग लाइक 1 4 7 10 एंड दिस वन, ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस रिमेन्स सेम। अगर मैं इसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल करा देता हूँ एंड सो ऑन, तो ये वाली जो सीरीज है, दिस सीरीज इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये एपी यानी कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है उसकी टर्म्स ऑब्टेन्ड होती हैं बाय टेकिंग
द टर्म्स ऑफ एन एपी इन रेसिप्रोकल। अगर हम एपी की टर्म्स को रेसिप्रोकल में लेते हैं तो जो रिजल्टिंग सीरीज होती है उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मान लो यही एक सीरीज है और इस सीरीज का मुझे उसने बोला कि फाइंड 15th टर्म। मैंने एक सीरीज ले ली, इसी सीरीज को पिक कर लेते हैं। मैंने एक सीरीज ली 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 एंड सो ऑन। मुझे मालूम है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है एंड ही सेज फाइंड इट्स 15th टर्म। तो उसने बोला कि इसकी 15th टर्म निकालो। तो हाउ वी डू इट, हम इस सीरीज को रेसिप्रोकल लेते हैं, हमारे पास एपी बन जाती है। एपी हो गया 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। और इस एपी की हम 15 टर्म निकाल लेते हैं। वी आर हैविंग ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास एपी की 15 टर्म आ जाएगी, समथिंग ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। डी 3 चल रहा है हमारे पास, तो इट इज 43। तो इट इज 43 इज व्हाट, 43 इज द 15th टर्म ऑफ एन एपी। तो T15 फॉर HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 15 टर्म जो होगी दैट वुड बी 1/43। क्वेश्चन को पिक करने का यही तरीका। लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से सम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम किसी भी एचपी का सम कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। केवल ये जो प्रोसेस है कि हम रिवर्स करके एपी फाइंड आउट कर लेते हैं और एपी की टर्म्स का सम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये प्रोसेस केवल टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए होता है। एचपी का सम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जरूरी नहीं है कि कैलकुलेट किया जा सके। और ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमने एपी का सम कैलकुलेट किया रिवर्स करके और रिजल्ट को वापस से रेसिप्रोकल कर दिया, वो बिल्कुल गलत तरीका है। एक क्वेश्चन और करते हैं एचपी के ऊपर। एचपी में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जनरली बच्चे स्कूल लेवल पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन को नहीं पढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और लिया, ही सेज इफ 7th टर्म ऑफ एनएचपी इज 8, इफ 7th term of an HP is 8, किसी HP की 7th टर्म 8 है एंड its 8th टर्म इज 7, इसकी 8th टर्म 7 है। फाइंड इट्स 28th टर्म, इसकी 28th टर्म कितनी होगी। मैंने एक आसान सा क्वेश्चन हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे पिक किया है। मुझे मालूम है अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एपी की अगर हम बात करते हैं तो एपी की जो 7th टर्म है वो 1/8 हो जाएगी और एपी की जो 8th टर्म है वो 1/7 हो जाएगी। 7th टर्म मीन्स a प्लस 6d की वैल्यू 1/8, a प्लस 7d की वैल्यू 1/7। हियर वी कैन फाइंड आउट a एंड d फ्रॉम हियर। अगर मुझे यहाँ से a और d ऑब्टेन हो जाता है तो मैं इस AP की 28th टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। इट वुड बी a प्लस 27d। a और d की वैल्यू यहाँ से जो भी ऑब्टेन होती है मुझे, तो मैं उस AP की 28th टर्म ऑब्टेन कर लूँगा। लेकिन ये 28th टर्म है किसके लिए, AP के लिए। मुझे फाइंड आउट करना है 28th टर्म फॉर HP। तो फॉर HP जो 28 टर्म होगी T28, that would be reciprocal of this one। बिल्कुल बेसिक सा तरीका। अगर मुझे किसी भी एपी एचपी के लिए सॉल्व करना है, कोई भी टर्म के लिए सॉल्व करना है, तो मैं रेसिप्रोकल लेकर उसको एपी में कन्वर्ट करता हूँ, देन सॉल्व द क्वेश्चन। और जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो एपी के लिए ऑब्टेंड होता है, उसको भी रेसिप्रोकल में ले लेते हैं तो एचपी के लिए रिजल्ट ऑब्टेंड हो जाता है। जहाँ तक हम एक बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, हार्मोनिक मीन, कोई भी दो नंबर्स a एंड b, इनका जो हार्मोनिक मीन होता है दैट इज 2ab अपॉन a प्लस b। लेकिन अगर मुझे कभी भी एक से ज़्यादा टर्म्स हो और उनका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना हो, समथिंग अगर उसने बोला फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर abc, 3 टर्म्स ले लेते हैं। तो अगर मैं AP में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो बिकम्स 1/b 1/c। अर्थमेटिक मीन की बात कर लेते हैं तो इट इज़ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c/3। ये तो वो अर्थमेटिक मीन, तो इससे हार्मोनिक मीन ऑब्टेंड हो जाएगा। हार्मोनिक मीन बिकम्स 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और सो ऑन, जितनी भी टर्म्स हो मेरे पास। अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो हार्मोनिक मीन निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका,
ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोई भी टर्म्स for 2 or more than 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो इनके लिए हमेशा ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। 2 या 2 से ज़्यादा कोई से भी पॉजिटिव नंबर्स हो, कितने भी हो, 3, 4, 5 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमेशा ध्यान रखो जो इनका अर्थमेटिक मीन होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बराबर हो सकते हैं, बराबर होते कब हैं ये, मान लो मैं नंबर्स ले रहा हूँ ABC, 3 नंबर्स ले रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन मुझे मालूम है इट इज A + B + C by 3। ज्योमेट्रिक मीन वी आर नोइंग ABC रेज टू पावर 1/3। हार्मोनिक मीन मुझे मालूम है इट इज 3/1/A + 1/B + 1/C। तो ABC की वैल्यूज कुछ भी हो जाएं, ये अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। इक्वल कब होते हैं, इक्वल तब होते हैं जब मैं ये नंबर्स ले रहा हूँ ये सारे के सारे नंबर सेम हो जाएं। जैसे कि मान लो मैंने 5 नंबर्स लिए और पांचों ही नंबर्स 2 है तो इनका अर्थमेटिक मीन भी 2 ही होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 2 ही होगा और हार्मोनिक मीन भी 2 ही होगा। लेकिन अगर इन पांचों में से कोई सा भी एक नंबर डिफर हो जाता है, इवन इस सिंगल नंबर, ये वाला नंबर 2 की जगह पे 2.1 हो गया, 1.5 हो गया, एक भी नंबर अगर डिफर होता है तो ऑलवेज अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से, हमेशा बड़ा आएगा हार्मोनिक मीन से। अगर मैं केवल 2 ही नंबर्स की बात करूं, केवल 2 ही नंबर्स को ले लेते हैं A और B के लिए। अर्थमेटिक मीन A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन √AB, हार्मोनिक मीन 2AB/A + B। अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो हमेशा A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G इज ग्रेटर देन H, ये तो हमेशा होता ही है। लेकिन इसका बाद ध्यान एक चीज़ और, AGH जो होते हैं दे लाइज इन ए GP, ये एक GP मिलाई करते हैं विद G² = A × H। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और काम की चीज़ है। समटाइम्स वो क्या कहता है, वो आपको नंबर्स प्रोवाइड नहीं करता, वो कह देता है कि 2 नंबर्स हैं मेरे पास, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन 5 है, ज्योमेट्रिक मीन उनका 2 है, हार्मोनिक मीन बताओ। तो अगर मेरे पास ये वाला रिजल्ट मालूम है तो मैं उससे, मुझे ज्योमेट्रिक मीन मालूम है, अर्थमेटिक मीन मालूम है, मैं हार्मोनिक मीन को डायरेक्टली बता सकता हूँ। और किसी भी, ये तो केवल 2 नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं हम, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव रियल नंबर, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर्स हैं दैट मस्ट बी पॉजिटिव। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके ऊपर JEE एडवांस तक में क्वेश्चन आता है, एक बात का और ध्यान रखना है हमें कि ये आपस में बराबर हो जाते हैं। बराबर तब होते हैं जब जो नंबर्स की, हम जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर सेम हो। अगर वो सारे नंबर सेम हैं तो वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज बराबर रहेंगी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद अगर हम सीक्वेंस एंड सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वी आर हैविंग सम स्पेशल सीक्वेंसेस। और स्पेशल सीरीज में जो हम कुछ टॉपिक्स हम कवर करते हैं दे आर, एक तो होता है AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होती है हमारे पास नेचुरल नंबर सीरीज, एक होता है हमारे पास डिफरेंस मेथड, और एक हम डिफरेंस मेथड ही मान के चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पहले AGP की बात कर लेते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीनों ही सीरीज इंपॉर्टेंट हैं JEE मेंस के टुवर्ड्स, और तीनों में ही टाइम लगता है, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं। करके देखते हैं क्वेश्चंस को, सीरीज पढ़ते हैं कौन कौन सी सीरीज हैं। अगर हम AGP की बात करते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
AGP एक ऐसी सीरीज है, एग्जाम्पल से ले लेता हूं मैं 1 प्लस, मैंने एक सीरीज ली 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू सो ऑन। अगर मैं इस वाली सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो ये वाली जो सीरीज है इसमें दो सीरीज मिली हुई है। एक सीरीज इसमें AP बन रही है, दैट इज समथिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और एक GP है, दैट इज समथिंग 1x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन। और जो हमारी वाली सीरीज है वो सीरीज ऑब्टेन्ड होती है इनको आपस में प्रोडक्ट करके। तो जो AGP होती है उसकी टर्म्स जो होती हैं, AGP एक स्पेशल टाइप की सीरीज है, उस टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन AP एंड GP, जिसकी टर्म्स हमें ऑब्टेन्ड होती हैं AP और GP की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, उसको हम AGP बोलते हैं। ये जो AGP है, इस AGP का जो हम सम कैलकुलेट करते हैं, AGP का सम कैलकुलेट करना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से सम ही कैन आस्क यू, वो तुमसे पूछ सकता है, या तो किसी भी AGP का सम n टर्म्स तक, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, और ही कैन से फाइंड सम अप टू इनफाइनाइट। दोनों ही क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि फाइंड सम अप टू n टर्म्स, ही विल से एक सीरीज दे दी उसने और उसने वो तुमसे बोलेगा कि फाइंड द सम अप टू 12 टर्म्स, फाइंड द सम अप टू 20 टर्म्स। तो हम 20 टर्म्स तक का सम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे कि उस सीरीज का सम n टर्म्स तक ही कैलकुलेट करेंगे, और n टर्म्स तक का सम आने के बाद हम लास्ट में n को 20 से रिप्लेस करा देंगे, और ही कैन से फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट तक का सम। तो हम दोनों ही तरीके का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो यही मैंने एक सीरीज ले ली एंड ही सेज फाइंड सम अप टू n टर्म्स। एक बात का और ध्यान रखना है हमें AGP में, समटाइम्स क्या होता है कि AGP की टर्म्स अल्टरनेट प्लस माइनस होती हैं। तो जो अल्टरनेट प्लस माइनस वाला पार्ट है वो हमेशा GP में ऑब्टेन करना है, क्योंकि AP की टर्म्स कभी भी अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं हो सकती हैं। तो जो अल्टरनेट प्लस माइनस वाला पार्ट होता है वो हमेशा हमें GP में ही कंसीडर करना है। तो मान लो उसने बोला कि फाइंड सम अप टू n टर्म्स। हम इस सीरीज का सम दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, n टर्म्स तक भी कर लेते हैं और इनफाइनाइट तक भी कर लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करने तो हमें दोनों ही है। टाइम लगता है, क्वेश्चंस को ध्यान से करना पड़ेगा। उसने एक सीरीज दी और ये बोल दिया है कि इस सीरीज का सम हमें n टर्म्स तक रिक्वायर्ड है। बेसिक AP या GP को छोड़कर कोई सी भी सीरीज हो और उस सीरीज का सम हमें n टर्म्स तक कैलकुलेट करना हो, तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स nth टर्म। हमें nth टर्म निकालनी पड़ेगी। हमारे पास GP का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, AP का भी फॉर्मूला है, लेकिन अगर कोई और सीरीज देता है और उस सीरीज का सम n टर्म्स तक चाहिए मुझे, तो मैं n टर्म्स तक का सम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करूंगा, मुझे पहले nth टर्म निकालनी पड़ेगी। सेम हियर, उसने बोला है कि फाइंड आउट करो सम अप टू n टर्म्स, तो मुझे इस सीरीज की nth टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि ये सीरीज, इसमें दो सीरीज चलती है, एक तो सीरीज है AP 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एक सीरीज है GP 1x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन, और मुझे n टर्म्स तक का सम चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसकी nth टर्म तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आ जाएगी, दैट इज n, और इसकी nth टर्म आ जाएगी a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज x की पावर n माइनस 1। और जो हमारी सीरीज है इसकी nth टर्म्स इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि वो AP और GP के प्रोडक्ट से ऑब्टेन हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट कर लिया, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। कोई सी भी सीरीज हो, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स nth टर्म, मुझे nth टर्म निकालनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा मेरा। और इस सीरीज का सम कोई भी AGP है, कोई सी भी AGP आती है, उसकी टर्म्स का सम निकालने का एक ही बेसिक तरीका, आप इस पूरी सीरीज को GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे मालूम था जो GP है वो दैट वाज 1x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन, तो जो उसका कॉमन रेशियो है वो बनता है x। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी सीरीज में GP का कॉमन रेशियो दैट इज x, इससे मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो 1 में x से मल्टीप्लाई करूंगा, वी गेट x, लेकिन मैंने सेम टर्म के नीचे लिखा। 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2x स्क्वायर, मैंने सेम टर्म के नीचे लिखा, इट इज 3x क्यूब, एंड टिल द लास्ट वन, यहां तक करते करते वी गेट n इंटू एक्स की पावर n।
और इसको मैंने घटा दिया। कोई भी एजीपी हो, चाहे मुझे इनफाइनाइट तक का सम कैलकुलेट करना हो या इन टर्म्स तक का, सेम प्रोसेस। मैं इसको घटा देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, नंबर ऑफ टर्म्स पे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। लेफ्ट में वी गेट s इंटू एक्स इंटू एस। तो बच्चों हम एजीपी के एन टर्म्स तक का सम निकाल रहे हैं। कोई भी एजीपी है, उसने एजीपी दी, एजीपी के एन टर्म्स का सम निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट एन टर्म। मुझे एन टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने एन टर्म कैलकुलेट की। किसी भी एजीपी का सम एन टर्म्स तक कैलकुलेट करने के लिए मैं पूरी सीरीज में जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो मेरे पास, मुझे मालूम है कि जीपी का जो कॉमन रेशियो है दैट इज एक्स, तो मैंने इस पूरी सीरीज में एक्स से मल्टीप्लाई कराया, इट इज एक्स इंटू एस। हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कराया, बट मैंने सिमिलर टर्म्स के नीचे लिखा एंड सब्ट्रैक्टेड। इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट में वी गेट दिस वन, हियर वी गेट वन, इसमें से इसको घटाते हैं वी गेट एक्स, इसमें से घटाते हैं इट इज एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट इज एन टर्म्स। माइनस ये टर्म एक एक्स्ट्रा बची रह जाएगी, n इंटू एक्स रेज टू पावर n। जब भी मुझे n टर्म्स तक का सम चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म्स पे बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं इसको घटाता हूं इसमें से, तो समटाइम्स, अभी तो ये एक परफेक्ट जीपी मिल रही है मुझे, लेकिन समटाइम्स मान लो यहाँ पे 2 हो जाता। 2 होने से क्या होता कि ये एक जीपी नहीं मिल रही है। जीपी बनती है कहाँ से? यहाँ से जीपी ऑब्टेन्ड होती है, लेकिन उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो n-1। तो कभी कभी क्या होता है कि घटाने के बाद मुझे परफेक्ट सीरीज नहीं मिलती है। एक टर्म या समटाइम 2 टर्म्स को छोड़कर मुझे एक पर्टिकुलर सीरीज मिलती है, लेकिन उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से जो मुझे सीरीज ऑब्टेन्ड हुई इट वाज 1, तो मुझे ये स्टार्टिंग से ही परफेक्ट जीपी मिली। इस जीपी में ए की वैल्यू 1, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो x है। सम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर मैं इसमें अप्लाई कराता हूँ तो वी गेट 1 माइनस एक्स इंटू एस की वैल्यू, यहाँ पर आता है मेरे पास 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। और एक ये वाली जो टर्म है ये एक्स्ट्रा बची रह जाती है, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली बच्चे इसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। तो ये मेरे पास मिला, इससे वी गेट s मिल जाएगा। अगर मैं 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ तो इट इज़ 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड इट इज़ द सम। इट इज़ नॉट द फॉर्मूला फॉर n टर्म्स ऑफ एजीपी। ये n टर्म्स तक का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखना। इट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू मैं n टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करूंगा। अगर वो कहता है कि इस एजीपी का सम निकालो 20 टर्म्स तक, तो मैं यहाँ पे आकर n को 20 से रिप्लेस करा देता हूँ। ये तो बात रही n टर्म्स तक का सम। बात करते हैं अगर मुझे इस सीरीज का सम अप टू इनफाइनाइट चाहिए। अप टू इनफाइनाइट में कहाँ पे अंतर आएगा? अप टू इनफाइनाइट में पहली चीज, मुझे nth टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा थोड़ा सा काम बचेगा। तरीका अब भी वही है, मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अगर मैंने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास इस वाली टर्म की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको घटा भी देता हूँ, घटाने के बाद यहाँ पे ये आएगा, लेफ्ट में ये आएगा, राइट में दिस वन, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स तक ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमारे पास काफ़ी कुछ चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। इसमें भी अगर कभी मुझे एक टर्म या 2 टर्म छोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो स्टिल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। चौथी चीज, ये जो इनफाइनाइट तक का सम है ये आसान सा फॉर्मूला लगता है। नाउ इट इज ओनली a अपॉन 1 माइनस आर। तो जिसकी वजह से जो सम ऑब्टेन्ड होता है मेरे पास, अगर मैं इसको घटा देता हूँ यहाँ से इनफाइनाइट तक का सम निकालना आसान है इन कंपेयर टू n टर्म्स तक का सम। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में दोनों ही आते हैं, तो हमें ध्यान तो दोनों पे ही देना पड़ेगा। इट इज़ 1 माइनस एक्स इंटू एस। अगर मैंने इसको घटाया, यहाँ पर वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू x के बराबर, फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। इफ वी अप्लाई वी गेट 1 माइनस एक्स इंटू एस की जो वैल्यू आती है दैट इज ओनली 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो सम वी गेट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अगर मुझे इनफाइनाइट जीपी तक का सम कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्वेश्चन आसान है। इनफाइनाइट जीपी का सम ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो वी कम्स टू नेचुरल नंबर सीरीज।
जेई मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर सीरीज। Natural number series something 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n terms, और सभी को पता है इट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एक्चुअली नेचुरल नंबर सीरीज कोई स्पेशल टाइप की सीरीज नहीं है। हम इसमें ये है मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जनरली रिप्रेजेंटेड बाय समेशन n एंड वैल्यू सभी को मालूम है इट इज n plus 1 by 2। Summation n square means we are finding sum of squares of first n natural numbers। हम शुरू के n natural numbers के squares का sum find out कर रहे हैं। Summation n square and value जो होती है that is n plus 1 2n plus 1 by 6। Summation n cube की बात कर लेते हैं। हम cube find out कर रहे हैं, sum of cubes of first n natural numbers अप टू n क्यूब एंड वैल्यू, क्योंकि सभी 12 पास बच्चे सभी को मालूम है इट इज n plus 1 by 2 होल क्यूब। और कभी इनकी जरूरत पड़ गई समीशन 1। समीशन 1 का मतलब होता है 1 plus 1 plus 1 अप टू n टाइम्स, और अगर मैं 1 1 1 को n टाइम्स ऐड अप करता हूँ तो वी गेट n। तो इट इज समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। Sum of n natural number, first n natural numbers, sum of squares of first n natural numbers, sum of cubes of first n natural numbers and summation 1। अगर मैं 1 1 1 को n टर्म्स तक जोड़ देता हूँ, एक एग्जांपल से करके देखते हैं। He says find sum up to n terms। उसने एक n टर्म्स तक का सम दिया, एक सीरीज दे दी समथिंग दिस वन 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर अप टू सो। एक्चुअली नेचुरल नंबर सीरीज जो होती है वो कोई एक स्पेशल टाइप की सीरीज नहीं होती है। अगर मेरे पास कोई भी सीरीज है और मुझे उसकी n टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है तो तरीका तो अब भी वही है, मुझे इसकी n टर्म को निकालना पड़ेगा। अब n टर्म निकालने का एक आसान तरीका ये है कि इफ़ वी कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न, अगर हम इसका पैटर्न फाइंड आउट कर पाए। जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखता हूँ तो इसमें एक बेसिक पैटर्न चल रहा है, उसमें दो पैटर्न चल रहे हैं। एक सीरीज चल रही है 1 2 3 एंड सो ऑन समथिंग दिस वन। एक सीरीज चल रही है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसमें इसका प्रोडक्ट हो रहा है। ये पैटर्न है, अगर ये पैटर्न है तो हम इस सीरीज की n टर्म निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसी की नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो मुझे मालूम है इट वुड बी 4 इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ, इसकी n टर्म n होगी इंटू इसकी n टर्म होगी n plus 1 का स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जो हमारी सीरीज है उस सीरीज की n टर्म अगर हम सही लिखते हैं तो इट इज n इंटू n plus 1 होल स्क्वायर। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n टर्म इज n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, इट इज द n टर्म। तो मैंने क्या किया, मुझे सीरीज की n टर्म्स तक का सम चाहिए, तो कुछ और तरीके को अप्लाई करने के बजाय मुझे इसका पैटर्न पता चल गया। अगर इसका पैटर्न पता चल गया तो मैंने उससे n टर्म डायरेक्टली लिख दी। किसी भी सीरीज की n टर्म्स का सम चाहिए, मुझे n टर्म निकालनी पड़ेगी, मैं डायरेक्टली n टर्म्स तक का सम नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स n टर्म। तो n टर्म निकालने का आसान तरीका अगर हम पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैंने पैटर्न के थ्रू n टर्म फाइंड आउट कर ली। वैसे हमें किसी भी केस में जब भी हम n टर्म लिखते हैं तो उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए। जैसे मैं n की वैल्यू को 3 ले लेता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू को लेता हूँ 3 तो ये वैल्यू आती है 27, इट इज 18 प्लस 3, 27 प्लस 3 हमारे पास हो गया 30 प्लस 18 इट इज 48। और अगर मैं एक सीरीज की थर्ड टर्म देखता हूँ तो दिस वन इट इज 3 इंटू 4 स्क्वायर इट इज अगेन 48। तो इससे मुझे वेरीफाई हो जाएगा एग्जाम में कि मैंने n टर्म तक तो सही कैलकुलेट किया है।
अगर मेरे पास nth टर्म सही कैलकुलेट हो गई है, लेकिन ये आंसर नहीं है, मुझे तो सम कैलकुलेट करना है, इट इज ओनली द nth टर्म। सम कैलकुलेट करना, अब यहां से एक ही लाइन का क्वेश्चन है। अगर किसी भी सीरीज की nth टर्म आ जाती है और उसमें n जो है वो किसी टर्म के पावर में नहीं आ रहा, इट इज n क्यूब, इट इज नॉट 3 रेज टू पावर n। अगर n पावर में नहीं आता है और डिनोमिनेटर में नहीं आता है, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपल सा पॉलिनोमियल, तो हम उस सीरीज का सम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग समीशन हियर। मैं बिल्कुल डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट इज समीशन n क्यूब प्लस 2 इंटू समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n। इनकी वैल्यू रख देते हैं। वी आर हैविंग n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू समीशन n स्क्वायर मीन्स n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस समीशन n मीन्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड इट इज द सम। तो इस जहां तक हमने देखा, जो नेचुरल नंबर सीरीज है वो कोई स्पेशल टाइप की सीरीज नहीं है बेसिक सीरीज ही, लेकिन बस ये है कि हम कोशिश करके जो हमारे पास nth टर्म है उसको हम कोशिश करते हैं और पैटर्न से फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो nth टर्म आती है अगर वो एक बेसिक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में आती है, उसमें n दिक्कत नहीं करता। दिक्कत करने का मतलब n किसी टर्म की पावर में नहीं आना चाहिए और n डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो हम उस सीरीज से सम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन पिक करके देखते हैं। फाइंड सम अप टू n टर्म्स। इट वाज अ क्वेश्चन इन जेईई मेंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। फाइंड सम अप टू n टर्म्स। मुझे सीरीज का n टर्म्स तक का सम चाहिए, और मैंने सीरीज कुछ इस तरीके से ले ली। 1 क्यूब बाई 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 2, 2 क्यूब 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो। उसने आपसे बोला कि इस वाली सीरीज की n टर्म्स तक का सम चाहिए। मैं पैटर्न फाइंड आउट कर सकता हूं। मुझे मालूम है अगर मुझे इसकी चौथी टर्म फोर्थ टर्म लिखनी हो तो मुझे पैटर्न नजर आ रहा है। इट वुड बी समथिंग 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। मैं इसकी नेक्स्ट टर्म लिख सकता हूँ। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिख सकता हूँ तो इसका मतलब मुझे पैटर्न मालूम चल रहा है। अगर पैटर्न मालूम चल रहा है तो हम इस सीरीज की nth टर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं। बच्चों ये बिल्कुल ध्यान रखो कि कभी भी n टर्म्स तक का सम निकालना है तो nth टर्म वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी nth टर्म, उसके बिना हम n टर्म्स तक का सम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। देख लेते हैं इसकी nth टर्म लिखकर। फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब है, सेकेंड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, तीसरी में 1 2 3 क्यूब है। तो n टर्म्स में इट मस्ट बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ, पहली टर्म में 1, दूसरी में 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो n टर्म में इट मस्ट बी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक। n टर्म वी कैन फाइंड आउट, इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इट इज n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। और नीचे अगर मैं देखता हूँ तो इट इज n प्लस 1 बाई 2। तो अगर मैं n टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ तो वी गेट 1 बाई 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n। ये मेरे पास n टर्म है। इट इज नॉट द आंसर, बिल्कुल भी हमें एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये nth टर्म फाइंड आउट हुई है और nth टर्म भी हमने पैटर्न को देखकर फाइंड आउट की है, आसान तरीके से, हमने टाइम नहीं लगाया है उसमें। हम पैटर्न पहचान सकते हैं, लेकिन कभी भी आप nth टर्म निकालते हो तो सबसे पहले उसको वेरीफाई जरूर करो। मान लो n की वैल्यू को इस जगह पर मैं 3 रखता हूं तो इट इज 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12 बाई 2 6। तो ये जो थर्ड टर्म है इट शुड बी 6। देखते हैं चेक करके, 1 प्लस 8 प्लस 27 इट इज 36, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 36 बाई 6 6। यानी कि हमने nth टर्म तक तो सही कैलकुलेट किया है। एक बार एग्जाम में वेरीफाई करना बिल्कुल जरूरी है, पता चला आगे का सारा क्वेश्चन यहाँ से ही गलत हो जाए। मैंने nth टर्म को वेरीफाई करा, सही है ये।
और मैंने देखा कि n टर्म जो मैंने कैलकुलेट की है उसमें n किसी पावर में नहीं आ रहा है, n किसी डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। तो n अगर पावर में नहीं आ रहा है, n डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा। मैं इसमें डायरेक्टली समीशन अप्लाई करा देता हूँ। तो मेरे पास सम की वैल्यू होती है, n टर्म्स का सम जो हो जाएगा दैट वुड बी 1/2 टाइम्स समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n, और इन दोनों को वैल्यू को रिप्लेस करा देते हैं। समीशन n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस समीशन n इज n इंटू n प्लस 1/2 एंड हियर इट इज योर आंसर। तो हमेशा मुझे ये ध्यान रखना है, कोई भी सीरीज हो, मैं फिर भी बता रहा हूं, नेचुरल नंबर सीरीज कोई स्पेशल सीरीज नहीं होती है। ये केवल और केवल हमारे पास एक ऐसी सीरीज जिसमें हम nth टर्म को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं पैटर्न को देखकर, और उसमें नेचुरल नंबर्स का सम जो है समीशन n स्क्वायर समीशन n वगैरह हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर सीरीज। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, हम पढ़ते हैं डिफरेंस मेथड। अब लास्ट टॉपिक जो है डिफरेंस मेथड में क्या होता है, मान लो यही सीरीज मैंने ली, लेकिन उसने क्या किया, इस सीरीज को ऐसे नहीं लिख के दिया। इसमें तो मैंने पैटर्न पहचान लिया, उसने क्या करा, इस सीरीज को सिंप्लीफाई करके दे दिया मुझे। अगर ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म अगर मैं ध्यान से देखता हूं 1 प्लस 8 9/3 इट इज 3, थर्ड टर्म इट वाज 6, फोर्थ टर्म देख लेते हैं 1 2 क्यूब 3 क्यूब 36 प्लस 64 अपॉन दिस वन इट शुड बी 10 एंड सो ऑन। उसने क्या किया, उसने ये सीरीज दे दी, ये पैटर्न नहीं लिखा, और उसने बोला फाइंड सम अप टू n टर्म्स, और सीरीज लिख के दे दी 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 एंड सो, और क्वेश्चन वही दे दिया फाइंड सम अप टू n टर्म्स। अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं बात करता हूं कि मुझे n टर्म्स तक का सम चाहिए और सीरीज ये दी है, पैटर्न में पहचान नहीं पा रहा हूं कि इसकी n टर्म क्या है, n टर्म्स तक का सम, तो n टर्म निकालना तो जरूरी है, उसके बिना काम हमारा चलेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर n टर्म्स तक का सम चाहिए तो n टर्म हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कोई सी भी सीरीज हो, कोई सी भी सीरीज अगर मुझे उसमें पैटर्न नहीं पता चल रहा है, ये AGP नहीं है, कुछ भी कोई स्पेसिफिक सीरीज नहीं है मेरे पास, ये सेम मैंने क्वेश्चन को लिया है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसमें पैटर्न लिख के लिया था, इस वाले क्वेश्चन में अगर मुझे उसकी वैल्यू दे देता है तो पैटर्न मुझे पता नहीं चलेगा। कोई सी भी सीरीज हो, n टर्म मुझे कैलकुलेट करनी है, पैटर्न मुझे पता नहीं चल रहा है, तो केवल और केवल एक ही मेथड अप्लाइड होता है, दैट इज डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, किसी भी सीरीज की n टर्म कैलकुलेट करने का तरीका है, कोई भी सीरीज जिसका पैटर्न हमें नहीं पता चल रहा। मेरे पास ये सीरीज आई, मैंने मान लिया कि इस सीरीज की जो n टर्म है दैट इज Tn, मैंने एज्यूम कर लिया, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। डिफरेंस मेथड सेज इसी सीरीज को एक एक के डिफरेंस पर वापस रिपीट करा दो, समथिंग लाइक दिस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 अप टू, होगा क्या कि ये Tn भी एक आगे शिफ्ट हो जाएगा एंड सब्ट्रैक्ट इट। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करा दूं यहां से, तो हियर वी गेट 0, हियर वी गेट 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4 एंड अप टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है n टर्म्स तक मुझे, और लेकिन ये एक माइनस का Tn सेपरेट बच जाएगा। अगर उस Tn को मैं लेफ्ट पे ले आता हूँ तो वी गेट Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। ध्यान से अगर हम देखते हैं तो बेसिक AP है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि घटाने के बाद आपको एक स्पेसिफिक सीरीज मिल जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें भी होता क्या है कि समटाइम्स मुझे घटाने के बाद एक टर्म को या दो टर्म को छोड़ने की जरूरत पड़ जाती है, तो मैं उस टर्म को छोड़कर, लेकिन उसी के हिसाब से जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी यहाँ पे कम हो जाएंगी। फिलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक AP है, मुझे मालूम है कि इसकी n टर्म जो आई दैट इज n प्लस 1/2, या n टर्म जो आई मेरे पास दैट इज 1/2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जो हमने प्रीवियस मेथड से निकाला था वह भी, उस केस में भी यही n टर्म आई थी। डिफरेंस मेथड कब अप्लाई करते हैं हम, जब मुझे किसी भी सीरीज की n टर्म कैलकुलेट करनी हो और मुझे पैटर्न ना पता चल रहा हो।
तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं सारी सीरीज को एक एक शिफ्ट करके लिख देता हूँ एंड वी टेक द डिफरेंस। डिफरेंस लिया, n टर्म मिल गई। n टर्म मैंने देखा कि n की जो वैल्यू है वो ना तो पावर में आ रही है ना डिनोमिनेटर में आ रही है, तो इससे मैं सम डायरेक्टली फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। इट इज 1/2 टाइम्स समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n। मैंने डायरेक्टली इसमें समीशन अप्लाई करा दिया एंड वी टेक द वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास n प्लस 1/2 एंड इफ वी सिंप्लीफाई वी गेट द सम अप टू n टर्म्स। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब दिक्कत आती है जब मेरे पास n पावर में आ जाए। एक क्वेश्चन और पिक करते हैं। एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। इसमें मैंने एक सीरीज ली, फाइंड सम अप टू n टर्म्स। हम n टर्म्स तक का ही सम कैलकुलेट कर रहे हैं, सीरीज मैंने चेंज कर दी थोड़ी सी। मैंने सीरीज कुछ इस टाइप से ली, 1 + 4 + 10। एक सीरीज उसने बोला 1 + 4 + 10 + 22 एंड सो ऑन एंड ही सेज फाइंड सम अप टू n टर्म्स। तरीका वही, मुझे n टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पैटर्न मुझे पता चल नहीं रहा है और कैलकुलेट तो मुझे n टर्म निकालनी ही पड़ेगी इसकी। तो मैंने वही तरीका लगाया, मैंने इसके n टर्म को Tn मान लिया और मैंने इस पूरी सीरीज को एक एक शिफ्ट करके लिख दिया। 1 + 4 + 10 + 22 अप टू हियर वी गेट Tn, एक शिफ्ट होके आ जाएगा एंड वी टेक द डिफरेंस। डिफरेंस में मैंने इसको घटा दिया। अगर मैं इसको घटा देता हूँ लेफ्ट में वी गेट 0, राइट 1 एज इट इज एज, इसमें से गया 3, इट इज 6, इट इज 12 अप टू यहाँ तक n टर्म्स तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये माइनस का Tn सेपरेट बचेगा, Tn लेफ्ट पे आ जाता है। तो Tn वी गेट 1 + 3 + 6 + 12 अप टू n टर्म्स। अब इसमें ध्यान से अगर हम देखें तो ये एक स्पेसिफिक सीरीज नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें 1 को छोड़ देता हूँ तो एक GP बन रही है, तो मैं 1 को अलग छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर मैं 1 को छोड़ता हूँ और सीरीज को केवल 3 + 6 + 12 यहाँ से पिक करता हूँ तो इसमें आती हैं n-1 टर्म्स। कोई दिक्कत नहीं है, जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं, एक परफेक्ट जीपी, ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 2 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो मेरे पास इससे Tn की वैल्यू आ जाती है। अगर Tn की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो Tn वी गेट हियर 1 + 3 × 2 की पावर n-1 -1 अपॉन 2 - 1, इट इज़ 1। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो इट इज़ 3 × 2 की पावर n-1 - 2। n टर्म जो मेरे पास आती है दैट इज़ 3 × 2 n-1 - 2, इट इज़ n टर्म। फिर से वही बात, n टर्म जब भी मैं कैलकुलेट करता हूँ एटलीस्ट एक बार वेरीफाई करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें n की वैल्यू को रिप्लेस करके देखा। मैंने n की वैल्यू को 3 लिया, 2 की पावर 2 4 × 3 12 - 2 10, तो थर्ड टर्म इट मस्ट बी 10। अगर ये 10 है तो यहाँ तक मेरी वैल्यू वेरीफाइड है। लेकिन दिक्कत अभी आगे है, अभी हमने सम कैलकुलेट नहीं करा है और इसमें मैं डायरेक्टली समीशन अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से देखो, जो मेरे पास n टर्म आई है उसमें n पावर में आ रहा है। अगर n पावर में आ रहा है तो मैंने देखा जो मेरे पास n टर्म ऑब्टेंड हुई है वो कुछ इस टाइप से ऑब्टेंड हुई है। n टर्म आई है मेरे पास 3 × 2 n-1 - 2। मैं इसमें डायरेक्टली, अभी n टर्म है, सम कैलकुलेट नहीं हुआ है और मैं इसमें डायरेक्टली समीशन अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। वो रीज़न क्योंकि n पावर में आ रहा है, n पावर में आता है तो समीशन अप्लाई नहीं होता है। तो सम कैसे कैलकुलेट करें, अब बिल्कुल बेसिक्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जेईई मेंस के लिए कर रहे हैं, क्रैश कोर्स है, टाइम होता नहीं है हमारे पास जेईई मेंस में। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, सम कैलकुलेट करना हो तो ध्यान से देखो 3, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, यहाँ इस जगह पर दिक्कत है -2 समीशन 1, 2 में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पावर नहीं है वहाँ पे। जब भी ये पावर होती है तो एक जीपी फॉर्म करती है। जीपी में 3 चीज़ों की जरूरत है। एक तो ए फर्स्ट टर्म कैसे मिलती है, इस जगह पर n को 1 रख देते हैं। n को 1 रखते हैं तो ध्यान से देखो, n को 1 रखा, 2 की पावर 0 बिकम्स 1। रेशो जिस टर्म की ये पावर होती है इट इज 2, r की वैल्यू आ गई 2। नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज n। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ a × r⁻n - 1 अपॉन r-1, देन सम ऑफ n टर्म्स वी गेट 3 × a की जगह पर 1,
2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1, और इस जगह पर -2 इंटू समेशन 1 तो n ही होता है, तो ये हो गया 1। मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर n -3 और माइनस का 2n, -2n -3, इट इज़ द सम अप टू n टर्म्स। तो कोई भी सीरीज आती है मेरे पास, डिफरेंस मेथड एक ऐसा तरीका है जब हमें पैटर्न नहीं पता होता है और हम उस सीरीज की हमें n टर्म कैलकुलेट करनी होती है। तो मान के चल रहा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज इतना ही।